Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश 6 सेमेस्टर की पोएम डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ इंग्लिश 6 सेमेस्टर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आपके सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 6 में से मैंने आपके साथ 5 जो है वो डिस्कस किए हैं। सिर्फ एक चैप्टर जो है आपका द स्पोर्टिंग स्पिरिट, वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। एग्जाम में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में ही आपको ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 8 होंगे, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास 4 आएंगे, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो अगर टाइम होता तो मैं आपको स्पोर्टिंग स्पिरिट वाला चैप्टर भी एक्सप्लेन कर देती, बट सीरियसली यहाँ पे टाइम नहीं है, तो मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि वैसे अगर ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा है पैटर्न कि अगर आप 5 चैप्टर्स भी कर लोगे ना अच्छे से, भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, कि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा। जैसे कि मैं आपको सब्जेक्ट्स की वीडियोस में भी बताती हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक से चैप्टर्स कर सकते हो जो ईजी वाले हैं। तो वैसे ही आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। इंग्लिश में आप एक पोएम स्किप कर सकते हो और एक जो चैप्टर है वो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको स्किप करने के लिए बोल रही हूँ द स्पोर्टिंग स्पिरिट, ये वाला चैप्टर आप स्किप कर देना। और पोएम आपके पास 3 है, 3 में से मैं सिर्फ आपको 2 ही पोएम्स एक्सप्लेन करूंगी। एक आपकी पोएम मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ये वाली, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। सेकेंड पोएम जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है सी ऑफ सनशाइन। और जो आपकी थर्ड पोएम है यहाँ पर आप वो स्किप कर सकते हो, जो टेलीविजन वाली, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है, लॉन्ग है। तो 2 पोएम्स भी अगर आप करोगे, आपको ऑप्शन तो वहाँ पे एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो 2 पोएम्स हम डिटेल में अच्छे से कर लेंगे, ताकि आपको जो भी वहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें आपको पोएम के 2 स्टैंजास गिवन होंगे। और कभी भी ऐसा एग्जाम में नहीं होता है कि जो स्टैंजा आता है वो एक ही पोएम में से आ जाए। एक जो स्टैंजा होगा एक पोएम में से और दूसरा स्टैंजा किसी और पोएम में से। तो यानी आपके पास ऑप्शन होगा, कोई एक स्टैंजा आप आराम से जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस पोएम के स्टैंजास, देन एंड में मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे इस पोएम में से वो डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट आपका स्टैंजा है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्फ एंड इमोर्टैलिटी। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, कि ये जो आप लाइन्स देख रहे हो ये कौन सी पोएम की हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, रिटन बाय एमिली डिक्सन। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब हर इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। तो ये जो लाइन्स हैं ये कौन सी पोएम से ली गई हैं? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये आपकी पोएम का नाम है। पोएम लिखी है एमिली डिकिंसन ने। और इस पोएम के अंदर जो पोएट होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी इमेजिनेटिव डेथ को, कि वो इमेजिन करते हैं कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो वो कैसा एक्सपीरियंस फील करते हैं। देन उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है। इन दिस लाइन्स द पोएट पर्सोनिफाइज डेथ एज अ लवर। शी सेज दैट शी नेवर स्पेयर टाइम टू थिंक अबाउट डेथ, देन वन डे डेथ हिमसेल्फ केम। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहती हैं कि जो डेथ होती है वो एज अ लवर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कभी कोई सोचता नहीं है, विच इज़ अनअवॉइडेबल, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट एक ना एक दिन वो चीज़ होनी है। कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने डेथ को लवर से एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी पोएम है तो पोएम में आपको पता है थोड़ा सा लाइंस और जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। शी सेज दैट शी नेवर स्पेंड टाइम टू थिंक अबाउट डेथ, कि उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में डेथ के बारे में नहीं सोचा था, बट एक दिन जो है डेथ खुद, यानी कि जो मृत्यु होती है वो खुद उनके पास आती है। केम इन अ कैरेज, तो यहाँ पे कैरेज यानी कि रथ बोला गया है। ही वेरी काइंडली स्टॉप्ड फॉर द पोएट, तो वहाँ पर वो जो है पोएट के लिए रथ रुकता है जो कि उसको लेने आया होता है। ही इन्वाइटेड द पोएट टू गो विद हिम फॉर अ राइड, तो वहाँ पर उसे इन्वाइट किया जाता है कि वो उनके साथ आकर रथ में बैठे और एक राइड पर चले, एक सफ़र पर चले। देयर वॉज अनदर राइड इन द कैरेज, तो यहाँ पर रथ में एक अन्य सवारी भी थी, यानी कि एक और पर्सन था जो ऑलरेडी वहाँ पे रथ में बैठा हुआ था। इट वॉज इमोर्टैलिटी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो चीज़ अमर है, जो सबके साथ होनी ही है। सिम्बॉलिकली द पोएट मीन्स टू से दैट मैन डज नॉट थिंक अबाउट डेथ इन हिज लाइफ। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बार बार क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई कभी सोचता नहीं है। डेथ कम्स वन डे, बट फिर भी जो मृत्यु है वो एक दिन आ जाती है। इट एंड्स मैन्स जर्नी ऑन दिस अर्थ, और इस तरीके से एक इंसान की जो जर्नी होती है इस अर्थ पे वो ख़त्म हो जाती है। इट ब्रिंग्स विद इट द गिफ्ट ऑफ इमोर्टैलिटी फॉर द ह्यूमन सोल, बट जब मृत्यु आती है तो हमारे लिए एक तोहफा लेके आती है, और वो क्या चीज़ होती है? हमारा सोल, यानी हमारी आत्मा, वो अमर है। हमारी आत्मा हमेशा यहीं रहती है, वो कहीं नहीं जाती, वो अमर है। सिर्फ डेथ जो होती है हमारी मटीरियलिस्टिक बॉडी की होती है। सेकेंड स्टैंजा, वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट,
I had put away my labor and my leisure too for his civility. पहले आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है. रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपका सेम रहेगा चाहे कोई भी स्टैंजा हो इस पोएम का. देन उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है. द पोएट पर्सोनिफाइड डेथ एज अ लवर. शी सेज दैट one day death himself came to her. She took the poet for a ride in his carriage. He drove his carriage very slowly. तो यहाँ पे पोएट जो है डेथ को लवर से कंपेयर करते हैं. एक दिन बोलते हैं कि मृत्यु खुद उनके पास चल के आती है एक रथ में और उन्हें जो है एक सफ़र पर लेकर चलती है. और वो जो सफ़र है, वो जो रथ है, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है. He was in no haste. उसे कोई जल्दी नहीं होती है. Poet says that she put away all her worldly activities to accompany death. तो यहाँ पर पोएट कहती हैं कि उन्होंने अपनी जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी ऐसा काम जो वो यहाँ पे कर रही थी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो सारी चीज़ों को वो छोड़ देती हैं और किसके साथ चल पड़ती हैं? मृत्यु के साथ. शी गिव अप ऑल द लेवर एंड लेजर ऑफ हर लाइफ. जो भी उनका पेन था, जो भी उनकी खुशी थी ज़िंदगी की, वो सब गिव अप कर देती हैं. शी डिड सो इन ऑर्डर टू रेसिप्रोकेट द कर्टसी ऑफ डेथ. ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि जो डेथ होती है उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, जब भी कोई पर्सन मरता है या उसकी डेथ होती है तो उसे जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ है उन सबको त्यागना पड़ता है उसकी रिस्पेक्ट में. द पोएटिस मीन्स टू से दैट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन कम टू एन एंड विद हिज डेथ. कि एक पर्सन की डेथ होने पे उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो है उसे पर्सन को गिव अप करना पड़ता है. बट शी एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ डेथ कामली. और उसने बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली जो है अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया. देयर इज़ नो पेन इन हर थॉट ऑफ डेथ. उसके दिमाग में, उसकी सोच में कोई भी मृत्यु से रिलेटेड कोई दुख या पेन नहीं था. Third stanza. We pass the school where children strove at recess in a ring. We pass the fields of gazing grain. We pass the setting sun. सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. देन उसके बाद आपकी आएगी एक्सप्लेनेशन. In these lines, the poet personifies death as a lover. She says that one day death himself came to her. She took the poetess for a ride in his carriage. इन आपकी स्टार्टिंग लाइन्स यहाँ पे सेम रहेंगी कि डेथ को कंपेयर किया लवर से और एक दिन मृत्यु जो है वो खुद उसके पास आती है और उन्हें जो है रथ पर एक सफ़र पर लेके जाती है. द कैरेज पास्ड बाय अ स्कूल. वो जो रथ है एक स्कूल के पास से गुजरता है. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर. बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं. दे वर प्लेइंग एट रेसलिंग इन अ रिंग. बच्चे जो है कुश्ती कर रहे होते हैं या फिर आप रेसलिंग कह लो, एक रिंग बनाकर वहाँ पर उसमें. देन द कैरेज पास्ड बाय द ग्रीन फील्ड. फिर खेतों के पास से जो है वो रथ निकलता है. द क्रॉप्स इन द फील्ड्स वर गेजिंग एट देम. जो फसलें होती हैं वो उनको देख रही होती हैं. यहाँ पर फील्ड के लिए बोला है कि जो फील्ड है, जो फसल है, जो खेत है, वो उस रथ को देख रहा होता है. पोएम है तो थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिनेटिव चीज़ें भी लिखी गई हैं. लास्टली द कैरेज पास्ड बाय द सेटिंग सन. और आखिर में वो जो रथ है वो किसके पास से गुजरता है? डूबते हुए सन के पास से. इफेक्ट द पोएट सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब द 3 stages in man's life. The school, the grain fields and the setting sun are respectively the symbols of childhood, youth एंड ओल्ड एज. यहाँ पे स्टेंजा में सिम्बॉलिकली जो है ज़िंदगी की 3 फेजेस जो हैं वो लाइफ के दिखाए गए हैं. सबसे पहले स्कूल दिखाया गया था जो कि रिप्रेजेंट करता है बचपन को. देन सेकंड आपका ग्रेन फील्ड्स रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं यूथ को यानी कि यंगस्टर्स को. देन एंड में सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड एज को. द फोर्थ स्टेंजा. वी पोज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड. द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल. द कॉर्निस इन द ग्राउंड. आपका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आ गया. देन उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन. द पोएट personifies death as a lover. She says that one day death himself came to her. He took the poet for a ride in his carriage. They reached a house. Death stopped his carriage before this house. तो यहाँ पे डेथ को कंपेयर किया गया है लवर से. एक दिन डेथ जो है खुद चलकर आती है उनके पास और उन्हें जो है एक सफ़र पर लेके जाती है रथ में. फिर वहाँ पर वो एक घर में पहुँचते हैं. डेथ स्टॉप्ड हिज कैरेज बिफोर दिस हाउस. और जो रथ है वो इस घर के सामने जो है अपना रथ रोकता है. द पोएट डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस. अब यहाँ पर जो घर की बनावट है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है. ही सेज दैट इट वॉज जस्ट लाइक अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड. जैसे कि ग्राउंड में से कोई चीज़, ज़मीन में से कोई चीज़ बाहर निकल रही होती है, उसकी जो है बनावट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर घर था. द रूफ ऑफ दिस हाउस वॉज स्केर्सली विजिबल. जो छत थी घर की वो तो दिख ही नहीं रही थी. वो बहुत मुश्किल से ही पता लग रहा था कि वो छत है.
एंड मोस्ट ऑफ इट वर बरिड अंडर द ग्राउंड, और ज़्यादातर वो जो घर था वो ज़मीन के नीचे दफन था. इट कॉर्निस वॉज ऑल्सो इन द ग्राउंड, जो उसके लेयरिंग थी घर की, या आप ग्रिलिंग कह लो, जो भी बाउंड्री थी वो सब जो थी वो ज़मीन में ही थी. द हाउस इन दिस लाइन इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेव. तो ये जो घर था इसको कब्र से, ग्रेव से डिस्क्राइब किया हुआ है, उससे कंपेयर किया हुआ है. तो अब आपको समझ आया होगा कि क्यों बोल रहे हैं ग्राउंड से बाहर निकल रहा है, रूफ नहीं दिख रही है. द जर्नी ऑफ मैंस लाइफ एंड हेयर. तो एक इंसान की जो जर्नी है इस अर्थ पे वो इस तरीके से ख़त्म होती है उसकी ग्रेव पे आके. नाउ फिफ्थ लास्ट स्टैंजा. सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट ईच फील्स शॉर्टर देन द डे, आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वर टूवर्ड इटर्निटी. सबसे पहले रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन. In these lines, the poet describes her vision of life after death. She says that centuries have passed since her journey with death, and yet each of those centuries now seems to be shorter than a day even. यहाँ पर जब पोइटेस अपना एक सफ़र कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद का जो एक अपना एक्सपीरियंस है, जो उनका विजन होता है ज़िंदगी को लेके डेथ के बाद, वो एक्सप्लेन करती हैं. वो कहती हैं कि कितनी ही सेंचुरीज़ जो है वो पास हो चुकी हैं. सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो कहते हैं कितने ही साल हो गए जब उन्होंने वो जर्नी की थी, उसके बाद वो टाइम निकल चुका है काफ़ी. एंड येट ईच ऑफ दीज सेंचुरीज नाउ सीम्स टू बी शॉर्टर देन अ डे इवन. फिर भी उन्हें जो ये शताब्दियाँ होती हैं वो एक दिन से भी छोटी लगती है, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था जिसमें उन्होंने सब कुछ इमेजिन किया था वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए था. अदर वर्ड्स, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन हेवन. यानी कि स्वर्ग के अंदर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज़ टाइमलेस एंड डेथलेस वर्ड. स्वर्ग में कोई टाइम नहीं होता है और ना ही किसी की डेथ होती है. द पोएट सेज दैट इवन एट द टाइम ऑफ हर राइड विद डेथ शी हैड गेस्ड दैट हॉर्सेस ऑफ द कैरेज वर लीडिंग हर टू द इटर्निटी. जब वो सफ़र पर जा रही थी रथ में, तभी उन्होंने गेस कर लिया था कि जो ये सफ़र है जहाँ पर घोड़े उन्हें लेके जा रहे हैं एक रथ में, वो इटर्निटी तक है, मतलब वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं. तभी उन्होंने बार बार एक्सप्लेन किया कि जो घोड़े हैं वो बहुत ही धीरे चल रहे थे, वो रथ बहुत धीरे धीरे चल रहा था. एंड दीज लाइन्स शो दैट पोएट बिलीव इन इटर्निटी आफ्टर फिजिकल डेथ, कि वो मानती हैं कि एक डेथ होने के बाद एक पर्सन जो है इटर्निटी में चल जाता है, एक ऐसी दुनिया में जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो जहाँ पर कोई टाइम नहीं होता है किसी चीज़ का. वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम. सो क्वेश्चन नंबर 1, what does the poet mean by saying he kindly stopped for me? The poet does not think of death as a horrible thing. She takes death as a kind and a gentle friend. तो पोएट ने कभी भी एक हॉरिफाइड यानी डरावनी तरीके से जो है डेथ को नहीं सोचा था. उनके अकॉर्डिंग जो डेथ है एक बहुत ही जेंटल और एक विनम्र दयालु जो है उसके फ्रेंड की तरह था. इट इज़ अ फ्रेंड दैट कम्स टू रिलीव अस फ्रॉम द ऑल सोरोज एंड सफरिंग. तो एक ऐसा फ्रेंड जो आपको आपकी सारी चिंताओं से और दुख से मुक्त करने के लिए आया है. इट इज़ अ फ्रेंड दैट टेक्स अस टू द वर्ल्ड वेयर नो पेन टू सफरिंग. एक ऐसा फ्रेंड जो आपको ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आया है जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, कोई सफरिंग्स नहीं है. इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर वी लिव फॉर एवर. ऐसी दुनिया जहाँ पर हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं. एंड हैव नॉट टू वरी अबाउट थिंग. और किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है. Thus when death offers to take the poetess on a ride with him, the poet feels grateful. तो इसीलिए जब डेथ आती है पोएटेस के पास, उन्हें बोलती हैं कि उन्हें सफ़र पर लेके जाना है, तो वो बहुत ही खुशी खुशी सारी चीज़ें जो है अपनी त्याग कर उस रथ पर जाती हैं, उस सफ़र पर. शी फील सो हैप्पी दैट शी सेज ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. इसलिए वो बहुत खुश होकर ये कहती हैं कि जो डेथ है वो उनके लिए रुकी थी, सो दैट वो उनको उनकी सारे सॉरोज और सफरिंग्स से दूर ले जा सके, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है, जहाँ पर कोई भी पेन नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, what does a poet do when she rides away slowly with death? The poet says that when she rides away slowly with death, she forgets all about her worldly cares and worries. जब रथ बहुत धीरे धीरे चल रहा था, वो सफ़र पर जा रही थी, तो अपनी धीरे धीरे जितनी भी केयर थी, वरीज थी, चिंता, पेन, वो सब धीरे धीरे भूलती जा रही थी. ऑल हर वर्ल्डली एक्टिविटीज़ सडनली कम टू एन एंड फॉर हर. उनके लिए दुनिया की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी वो सब जो है ख़त्म हो चुकी थी उस सफ़र में. नाउ शी हैज़ नो थॉट ऑफ एनी लेबर और लेजर. उनके लिए कोई भी खुशी या दुख, उसका कोई भी थॉट जो था उनके माइंड में नहीं था. शी गोज़ राइडिंग इन अ कंपनी ऑफ डेथ. तो वहाँ पर वो एक डेथ की कंपनी में वो सफ़र जो है वो कर रही थी. सच अ पीसफुल जर्नी. वो कहती हैं कि ये बहुत ही पीसफुल जर्नी है उनके लिए. एंड शी बिकम्स अनअवेयर ऑफ एनीथिंग एल्स. और उसके बारे में ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं पता है, वो ज़्यादा अवेयर नहीं है इस जर्नी के बारे में. वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रही हैं. द पोएट मीन्स टू से दैट शी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डेथ कामली. तो वो ये कहती है कि उन्होंने बहुत ही पीसफुली और शांतिपूर्वक तरीके से डेथ को
एक्सेप्ट किया है। शी फील्स नो पेन टू थिंक ऑफ डेथ, तो उसके बारे में सोचकर उन्हें कोई भी दुख जो है वो महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do the sights seen by the poet during the carriage ride represent? While riding with death, the poet passes by a number of places. तो जब वहाँ पर वो सफ़र कर रही थी रथ में तो काफ़ी सारी प्लेसेस जो है उन्होंने अपने रास्ते में देखी। Their carriage passes by school. एक स्कूल के पास से वो रथ निकलता है। It is a recess period and the children are playing in a ring. वो रिसेस का टाइम था और बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। कैरेज पासिस बाय सम फील्ड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोइंग, द ग्रेन प्लांट्स आर ग्रेजिंग एट द राइडर्स। तो फिर वो रथ जो है एक फील्ड, एक खेत के पास से गुजरता है। जो भी क्रॉप्स वहाँ पर लगे होते हैं वो राइडर्स को, यानी जो सवारी वहाँ पे बैठी होती है, उनको देखते हैं। लास्टली द कैरेज पासिस बाय द सेटिंग सन, और आखिर में वो रथ जो है एक डूबते हुए सूरज के पास से गुजरता है। इन फैक्ट द पोएटेस थिंक्स ऑफ अ वेरियस स्टेजेस इन द जर्नी ऑफ लाइफ, और इसको वो अपनी जो लाइफ की जर्नी है उससे कंपेयर करते हैं। द स्कूल, द ग्रेन, द सेटिंग सन आर रिस्पेक्टिवली द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। जो स्कूल है उसको किससे कंपेयर किया है? चाइल्डहुड यानी कि बचपन से। जो वहाँ पे ग्रेन है, जो फील्ड है, उसको कंपेयर किया गया है यूथ यानी यंगस्टर से। और जो सेटिंग सन है, डूबता हुआ सूरज, उसको कंपेयर किया है ओल्ड एज से। द कैरेज देन स्टॉप्स बिफोर अ हाउस, उसके बाद वो जो रथ है वो एक घर के सामने रुकता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड में से कुछ बाहर जैसे एक चीज़ निकलती है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से। द रूफ ऑफ द हाउस इज़ हार्डली विजिबल, जो उसकी छत होती है वो दिखती नहीं है घर की। द हाउस हेयर इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेव, और ये जो हाउस है वो किससे कंपेयर किया? ग्रेव यानी कब्र से। एंड मेंस जर्नी ऑफ लाइफ एंड्स इन द ग्रेव, और इस तरीके से एक इंसान की जो जर्नी होती है उसके ग्रेव यानी कब्र पर आकर ख़त्म होती है। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम, where does the carriage ride lead the poet? The carriage ultimately takes the poetess to a house. It's just like a swelling of the ground. The roof of the house is hardly visible. Its cornice is at the level of the ground. In fact, the house here is a symbol of grave. Men's journey of life ends in the grave. तो यहाँ पे ultimately एक जो कैरेज है, जो जिस पे वो सफ़र कर रही थी रथ में, वो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? घर के सामने। और वो घर जो है ज़मीन में से बाहर निकल रहा होता है, उसकी कोई छत जो है वो विजिबल नहीं होती है, उसके बाउंड्रीज़ और उनकी जो गैलरीज होती हैं वो भी नहीं पता लगती घर की कहाँ पर है। तो एक्चुअल में वो जो घर है उसको किससे कंपेयर किया है? ग्रेव से यानी कब्र से। और इस तरीके से एक इंसान की जो जर्नी है वो एक कब्र पर आकर जो है ख़त्म होती है। द पोएटेस सेज दैट द सेंचुरीज हैव पास सिंस द एंड ऑफ दैट जर्नी। अब उस जर्नी को ख़त्म हुए कितनी ही सेंचुरीज, कितने ही साल ख़त्म हो चुके हैं। एंड येट ईच ऑफ दोज सेंचुरीज नाउ सीम टू बी शॉर्टर देन इवन अ डे। अब वो जितनी भी सेंचुरीज है वो एक दिन से भी कम लगती हैं। वो ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि जो भी उन्होंने देखा था, ये एक्सपीरियंस किया था, ये इमेजिनेटिव था। पोएटेस सेज दैट इवन एट द टाइम ऑफ द राइड शी हैड फेल्ट द हॉर्सेस ऑफ हर कैरेज वर हेडिंग टुवर्ड्स इटर्निटी। तो जब उसको जो पोएटेस हैं उनको सफ़र पे लेके जा रहे थे रथ में, तब भी वो यही कहती हैं कि वो रथ बहुत धीरे चल रहा था और एक ऐसे सफ़र पे हमें ले जा रहा था जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। सिम्बॉलिकली द पोएटेस मीन्स टू से दैट द टाइम लूजेस इट्स मीनिंग इन द लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ होने के बाद टाइम की कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती। यानी कि टाइम बहुत ऐसी एक चीज़ है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और वो एक जैसा ही आपको दिखता है सारा सफ़र। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.